Hello students, welcome back to my YouTube channel Mcq'S students. Here I am going to discuss the solution of some very important questions regarding finding out of domain of trigonometric functions. Alright, in the previous 3 videos we have discussed already how to find out domain of algebraic, modulus and logarithmic function. Alright, that's all are very important. Okay. इस वीडियो में मैं जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं ये क्वेश्चंस आपको किसी एक बुक में पर्टिकुलर मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं बहुत सारे बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर्स हैं वहां से मैं इसको सिलेक्ट किया हूं, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जहां पर फंक्शन आपका सिलेबस में इंक्लूड हो। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, 12 or preparing for any competitive examinations like JEE-MAINS advanced or NDA. Otherwise, if you are a student of higher mathematics and preparing for any competitive examinations like PGT, TGT of various states as well as KVS, NVS, DSSB, EMRS, then this video is also going to be very helpful to you, right? अब देखिए यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्पेशली डोमेन निकालना सीखेंगे। अब देखिए चूंकि डोमेन निकालने से रिलेटेड ये वीडियो का एक सीरीज है, तो जब मैं रेंज निकालने वाला मैं आऊंगा तब रेंज निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो थ्रू आउट जितने भी क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं सभी डोमेन से रिलेटेड है, राइट। देखिए डिफिकल्ट या फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का डोमेन निकालना आपसे तभी हो पाएगा जब आप इन बेसिक फंक्शंस का डोमेन निकालना सीखोगे या फिर डोमेन को जानोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शंस लिखे गए हैं ये सभी बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, आप तो इससे ऑलरेडी परिचित हो, ठीक है। तो इसका डोमेन निकालेंगे जब हम लोग, तो सबसे पहले ये दो को एक साथ, ये दो को एक साथ और बाकी ये दो को एक साथ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का डोमेन सेम होता है, ये दोनों का डोमेन सेम होता है और ये दोनों का डोमेन सेम होता है, ठीक है। अब देखिए डोमेन एक्चुअली होता क्या है, इसको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि x के वैसे सभी वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन fx का वैल्यू रियल होना चाहिए। लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ sin x एंड cos x, राइट। तो देखिए sin x और cos x के किसी भी वैल्यूज को अगर आप पुट कर दोगे sin x और cos x में, तो sin x और cos x कभी भी नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन आएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हो। तो देखिए ये फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होता, जब ये या तो इन्फिनिटी आता या फिर इस तरह का कोई भी इनडिटरमिनेट वैल्यू होता, ठीक है। तो sin x और cos x का वैल्यू x के किसी भी रियल वैल्यूज के लिए कभी भी नॉट डिफाइंड का सिचुएशन को गेन नहीं करता है, राइट। तो देखिए चूंकि x के हर एक रियल वैल्यूज के लिए इसका एक रियल वैल्यू हम लोग को मिलता है, इसलिए fx इक्वल टू sin x और fx इक्वल टू cos x, यानी sin x और cos x का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। ओके, आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको डोमेन देखना हो तो ग्राफ का वेरिएशन अलोंग एक्स एक्सिस देखो, और अगर आपको रेंज देखना हो तो ग्राफ का वेरिएशन अलोंग वाई एक्सिस देखो, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखते हैं हम लोग रेंज में, उसका मैं बात करूंगा आने वाले वीडियोज में। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ऐसे ही आते जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक और आगे ये बढ़ते जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब x के किसी भी वैल्यूज पर इसका वैल्यू मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि x के प्रत्येक पॉइंट पर y एग्जिस्ट करता है, मतलब fx एग्जिस्ट करता है। दैट इज द डोमेन ऑफ sin x विल बी होल रियल नंबर्स, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर r। ओके, अगर आप cos का ग्राफ देखोगे तो फिर ये इस तरह चलता है ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे, यानी ये भी पूरा रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, माइनस इन्फिनिटी तो क्या प्लस इन्फिनिटी। अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करना हो तो आप ग्राफ का भी हेल्प ले सकते हो या फिर ऐसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि x के किन किन वैल्यूज पर fx डिफाइंड है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि sin x और cos x x के प्रत्येक रियल नंबर के लिए चूंकि डिफाइंड है, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे।
लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ tan x एंड sec x। देखिए tan और sec का जो डोमेन होता है एक जैसा होता है और इसलिए मैं ये दोनों को एक पेयर बना लिया। ठीक है, अब देखिए tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x अपन cos x, राइट। और sec x को भी आप क्या लिख सकते हो, 1 अपन cos x। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि tan का जो डोमेन है ना वो डिपेंड करता है cos पर और sec का भी डोमेन डिपेंड करता है किस पर, cos पर। और यही वजह है कि tan और sec दोनों का जो डोमेन होता है वो सिमिलर यानी सेम होता है और सिमिलर वे हम लोग इसको इवैल्यूएट भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन फैक्ट, ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, यानी कि tan x डिफाइंड कब होगा, जब sin x अपन cos x डिफाइंड होगा। और sin x अपन cos x कब डिफाइंड होगा, जब cos x इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए cos x इज नॉट इक्वल टू 0, तो पहले ये हम पता करते हैं कि cos x का वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होता है, ये आपको पता होगा। देखिए ये सब ट्रिक समझिए, 0 डिग्री पर 1 यानी इस लाइन पर इधर होता है 1, इधर होता है -1 cos का वैल्यू, राइट। अब देखिए π/2 पर आपका 0 और यहाँ पर -π/2 पर भी क्या होता है 0। ठीक है, तो देखिए अगर 0 से आप शुरू करते हो π/2 ऐसे, अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर पाई पर -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3π/2, देखिए यहाँ पर लिखते जाइए, ये आपका आ रहा है कितना 3π/2 पर 0, फिर ये आपका 2π पर कितना 1, फिर ये आ गया 5π/2 पर भी 0, यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया 3π पर -1। ठीक है, यानी समझ सकते हैं, देखिए 0π 2π 3π, ये सब में इधर होता है 1, इधर होता है -1, राइट। और यहाँ से 3π के बाद फिर आगे आएगा ये 7π/2, तो 7π/2 पर भी 0। इस प्रकार से हम लोग ये समझ सकते हैं कि x इक्वल टू कहाँ पर, एक π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर और 7π/2 पर। ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, वहां पर क्या होता है 0 होता है। तो cos x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो सिंपल है कि x का जो वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है, बट π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से tan x और sec x दोनों का जो डोमेन होगा बिल्कुल सेम होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं r-2n+1 π/2, जहां n बिलोंग्स टू क्या i। ये डोमेन हो जाएगा किसका, tan का भी और sec का भी। ठीक है, यानी इसका भी डोमेन आप लिख सकते हो r-2n+1 π/2, जहां n बिलोंग्स टू करेगा क्या i, ऐसे। ठीक है, यानी कि जहां जहां 0 होता था cos, वो सभी पॉइंट को रियल नंबर का सेट से हम लोग उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स पर ये दोनों ही फंक्शन डिफाइंड नहीं है। Now let us see the domain of cosec x and cot x, right। अब देखिए cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपन sin x, राइट। और cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपन sin x, ऐसे ये हम लोग लिखते हैं इसको। अब देखिए ये दोनों ही फंक्शन डिपेंड करता है साइन पर, राइट। यानी ये दोनों फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये डिफाइंड होगा और यहां पर ये डिफाइंड होगा, और ये दोनों डिफाइंड होने के लिए sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमको पता करना पड़ेगा कि x के कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जिसको अगर मैं यहाँ पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा। उसको रियल नंबर का जो सेट होता है उस सेट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जो रिमेनिंग सेट होगा वही ये दोनों फंक्शन का डोमेन होगा, राइट। अब इसको हम लोग कैसे पता करते हैं, आप लोग को पता होगा, अभी मैं थोड़ा देर पहले ये बात किया, साइन जो होता है वो इस लाइन पे, मतलब 0 डिग्री पर 0, पाई पर 0, 2π पर 0, 3π पर 0, 4π पर 0, 5π पर 0, ऐसे होता है ये। यानी 0π, ये 2π, 3π, ठीक है, इधर 4π, 5π, 6π, हर एक पाई पर क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब x should not be equal to 0, pi, 2π, 3π, कोई भी प्लस माइनस, दैट इज x should not be equal to nπ, where n belongs to i। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट, जिसमें से हमें एक्सक्लूड करने हैं इन पॉइंट्स को, दैट इज
n pi when n belongs to I. यहाँ पर भी सेम r minus n pi such that n belongs to I. ऐसे ही अगर आपको डोमेन याद रखना हो तो फिर आप आराम से ऐसे सजाओ, साइन कॉस को एक साथ, टेन सेक और फिर कॉसेक कॉट, फिर आप तुरंत याद कर लोगे। साइन और कॉस का डोमेन r हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। टेन और सेक का डोमेन हो जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हटाना है और यहाँ पर n पाई को हटाना है, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को आप इजीली मेमोराइज भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी तो कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट हियर वी हैव टू फाइंड आउट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और ये आपकी ऑप्शंस हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का होगा, और हम लोग को इसका डोमेन चाहिए, ठीक है। अब इस फंक्शन पर बात करो, ये है 2/3 और क्या sin 4x, है कि नहीं। अब ये फंक्शन को आप डिफाइंड नहीं होगा तो देखो इसके डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है कि नहीं। ये नॉट डिफाइंड वाली बात कब होगा, जब ये इस फॉर्म को गेट करेगा, तो इसके नीचे तो जीरो है नहीं, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली बात है नहीं, तो फिर देखो x का अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो तो ये हमेशा एक रियल वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। काफी इजी था, ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी क्वेश्चंस काफी बेसिक लेवल के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे जो फंक्शन दिया हुआ है वो है आपका fx इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 2x। पूछ रहा है इसका डोमेन क्या होगा। सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या जीरो हो सकता है, ये चीज को सोचो। तो कॉस का कोई भी कॉस थीटा हो, राइट, तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब ये डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब cos 2x का वैल्यू 2 होगा। ध्यान दो, ये देखो यहाँ 2 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू क्या, cos 2x। क्या cos 2x का वैल्यू 2 पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। x का वैल्यू आप यहाँ कुछ भी पुट करो, cos 2x का वैल्यू कभी 2 आएगा ही नहीं। 2 जब आएगा नहीं तो डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा नहीं। इसका मतलब ये कभी भी इस फॉर्म को गेट नहीं करेगा। ओके, सो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, fx इज रियल, राइट। That's why the domain of this function will be set of all real numbers, that is option B will be correct. Solution of next question, that is question number 3. Domain of this function. We have to determine the domain of this function. ये क्वेश्चन मैं कितना बार देखा, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कभी कभी तो ये पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को इसका डोमेन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज को नोटिस करो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है कब डिफाइंड नहीं होगा। सिंपली द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रियल होगा। तो ये तभी डिफाइंड होगा जब 1 प्लस 2 sin x should not be equal to 0, that is sin x should not be equal to -1/2। अब आपको पता ही होगा कि साइन का वैल्यू निगेटिव कहाँ होता है, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ तक आते कैसे हैं ये हम पता करेंगे। तो साइन में कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, 30 डिग्री, ओके, दैट इज π/6। तो यहाँ तक आने के लिए ये आपका पाई और पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, दैट इज साइन 7π/6। इसका जो वैल्यू होगा वो आपका होगा नेगेटिव ऑफ हाफ। तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन x शुड नॉट बी इक्वल टू साइन 7π/6, दैट इज x शुड नॉट बी इक्वल टू n π ± 1 to the power n into 7π/6
where n belongs to I। ये जो है ना आपका जनरल वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे या फिर अगर भूल गए हैं तो आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। साइन, कॉस, टेन ये सभी का फॉर्मूला होता है। तो अब आप देख सकते हो कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगे एक्सक्लूडिंग दिस वैल्यूज, क्योंकि ये सभी वैल्यूज पर ये जो फंक्शन होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। एक और इसका सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप इस क्वाड्रेंट पे बात करो तो अब इस क्वाड्रेंट में हम लोग वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6, यहां पर हो सकता है 11 पाई बाई 6, दोनों में से कोई भी। तो देखो अभी ऑप्शन में ये है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन ना आप काफी इजीली और सिंपली निकाल सकते हो अगर आपको उसका बेसिक्स पता हो तो। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट। हियर आल्सो वी हैव टू डिटरमिन द डोमेन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ जो फंक्शन आपके पास है f of x इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस 1, ठीक है। तो ये फंक्शन भी डिफाइंड कब होगा, जब ओवरऑल इसका वैल्यू रियल होगा, दैट इज ये जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होगा। तो सिंपल 2 cos x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग दोज वैल्यूज ऑफ x which will make cos x half, that is denominator 0। रियल नंबर के सेट से वैसे x के वैल्यूज को बाहर करना है जो इस डिनोमिनेटर को क्या बना देता हो, 0, क्योंकि वहीं पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हम लोग इसको पता कैसे करेंगे, ये भी एक टेक्निक है। देखिए ये पॉजिटिव है, cos कहां पर पॉजिटिव होता है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सिंपल हाफ कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री, पाई बाई 3। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो यहीं पर ये जो पाई बाई 3 है यहां पर हाफ होगा, फिर से 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होंगे x का जहां पर cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। cos x शुड नॉट बी इक्वल टू cos पाई बाई 3, ओके, और x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू I, ओके। तो दैट्स व्हाई द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स जहां पर ये सभी पॉइंट एक्सक्लूड होना चाहिए, दैट इज डोमेन ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग these points 2n pi plus minus pi by 3 and belongs to I. So the option C is correct. Let us see the solution of next question, that is question number 5. Okay, here we are given a function f of x is equal to square root of log of sin x with base 2. राइट, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट वाला कोई भी फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब साइन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हो, कोई भी हो, कुछ भी, यहाँ कोई भी फंक्शन हो, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए ये जो अंदर में लगा हुआ है ना, ये फंक्शन शुड बी नॉन नेगेटिव, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे log of sin x with base 2 must be greater than equal to 0। अब क्या होता है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ बेस बड़ा है किससे, 1 से, तो फिर यहाँ पर sin x will be greater than equal to 2 to the power 0। ध्यान दे, अगर ये बेस छोटा रहता 1 से तो ये साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाता। अब आप देख सकते हो कि sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट हम लोग क्या जानते हैं, ये जो साइन होता है ना, ये -1 और +1 के बीच ही लाई करता है। दिस सेज sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये बोलता है sin x इज लेस देन इक्वल टू 1। अल्टीमेटली हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा sin x इक्वल टू 1। क्लियर है। अब sin x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ,
कि साइन π/2 पर 1 होता है, फिर ये 2π प्लस π/2 पर 1 होता है, फिर ये 4π प्लस π/2 पर 1 होता है। बहुत सारे, एक नहीं बल्कि हजारों वैल्यूज यहाँ मिलेंगे। ये एक π/2, फिर ये आ गया 2π प्लस π/2, फिर ये आ गया 4π प्लस π/2। ऐसे ही हर एक राउंड में एक एक वैल्यू मिलते जाएगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा π/2, 2π प्लस π/2, 4π प्लस π/2, ऐसे ही चलते जाएगा। इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 π/2 n बिलोंग्स टू i। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n पाई प्लस π/2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर n बिलोंग्स करेगा कहाँ, सेट ऑफ इंटीजर्स में। n का वैल्यू अगर आप 0, 1, 2, 3, 4 लेते जाओगे तो ये सभी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली आपको मिलते जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं इस फंक्शन का डोमेन का, तो इस फंक्शन का डोमेन यानी ये डिफाइंड कब होगा, जब अंदर वाला बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। और ये तभी वैल्यू हो सकता है जब x के केवल ये सभी वैल्यूज संभव है, मतलब ये सभी वैल्यूज संभव है। अगर आप चेक करना चाहता है कि x का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दो, तो x का वैल्यू अगर आप यहाँ 30 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, चेक करो, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कैसे निगेटिव आएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, log बेस है 2 और ये आ जाएगा 1/2, तो फिर ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2 विथ बेस 2। अब इसका वैल्यू आपका कितना होता है, 0, और इसका वैल्यू 1, देखो निगेटिव आ गया। तो मैं क्या बोला, इसका वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और ये तभी संभव है जब x के केवल ये सभी वैल्यूज आप पुट करोगे। ये सब वैल्यूज को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये अंदर वाला वैल्यू निगेटिव होगा। जैसे मैंने एक चेक करके दिखाया, आप कुछ भी चेक करके देख सकते हो। तो दैट्स व्हाई द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन शुड बी व्हाट, ऑप्शन सी, दैट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x where x is equal to 4n plus 1 π/2 where n belongs to set of integers, right? Let us see the solution of next question, that is question number 6। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जस्ट सेम पैटर्न का, इससे पहले वाला, लेकिन उससे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे ही पहले वाला का कॉन्सेप्ट है वैसे ही ये जो फंक्शन है ना, ये तभी डिफाइन होगा जब ये साइन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो नॉन नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ cos ऑफ sin x विथ बेस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन हो ये हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। अगर स्क्वायर रूट साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा तो उसको हम लोग नॉन रियल नंबर बोलते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो होगा cos ऑफ sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर 0। यहाँ भी जो बेस है वो 3 है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब सिंपल इसको आप क्या लिख सकते हो, तो cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन हम लोग को ये फिक्स से पता है कि -1 से बड़ा या बराबर होता है cos थीटा, छोटा या बराबर होता है किससे, 1 से, राइट। तो यहाँ जो एकमात्र वैल्यू पॉसिबल है वो है आपका cos ऑफ sin x शुड बी इक्वल टू 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो cos है ना, cos का वैल्यू 1 कब होता है, 0 पर होता है, 0 डिग्री पर। ठीक है, यानी कि x के वैसे सभी वैल्यूज जो sin x को 0 बनाता है, और यदि ये 0 होगा तब ओवरऑल इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। एक बार फिर से चीज को समझो, cos sin x का वैल्यू 1 कब होगा, जब अंदर वाला 0 होगा, और sin x 0 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो 0 कब कब होता है, sin x 0 x की किन किन वैल्यूज पर पॉसिबल है, तो देखिए 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, यानी n पाई पर। ओके, तो sin x इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू व्हाट, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू i। दैट इज अब किसी भी वैल्यू 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, ये सभी पर sin x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब आप
सिंपली इसको समराइज कर सकते हो कि ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये डिफाइंड होगा, यानी कि इसका ओवरऑल एक रियल वैल्यू आएगा, और ये रियल वैल्यू तभी देगा जब इसके अंदर में जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है जब आपका x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, n पाई, यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। तो इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा n पाई। दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं n पाई, n बिलोंग्स टू i। दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राइट, इस क्वेश्चन में भी साइन ऑफ स्क्वायर रूट, देखिए इसके अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है और बोलते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि इस साइन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे कि x का कौन कौन ऐसा वैल्यूज है जिसको अगर मैं यहां पुटअप करूं तो ये कंडीशन होल्ड होगा, ट्रू होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जो साइन एक्स है इसका वैल्यू लाई करता है आपका -1 से +1 के बीच, और कॉस का एक नेचर होता है। देखिए कॉस -30 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, तो √3/2, और कॉस +30 डिग्री का वैल्यू इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। मतलब प्लस माइनस कुछ भी अंदर पुट करो तो ये हमेशा तुमको पॉजिटिव ही देगा। अब समझो कि साइन एक्स आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट ओवरऑल कॉस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर x का वैल्यू आप कोई भी पुट करो तो आपको -1 से +1 के बीच, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिलेंगे, लेकिन कॉस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ओके, तो इसलिए ये जो आपका फंक्शन है वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है जिसका वैल्यूज हमेशा 0 से बड़ा या बराबर ही होगा। ठीक है, तो फिर इस सिचुएशन में ये जो फंक्शन होगा वो हमेशा डिफाइंड है, मतलब x का कोई भी रियल वैल्यू लो तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, let us see the solution of next question, that is question number 8। ये एक क्वेश्चन है जो टीजीटी में इस पैटर्न के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं मॉडिफाई किया हुआ रहता है। मैं देखा DSSB राजस्थान टीजीटी में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछे गया है, इस पैटर्न को फॉलो किया है, बस थोड़ा सा कहीं कहीं मैनिपुलेट रहता है क्वेश्चन में। यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन या माइनस साइन कुछ भी रहे तो इसका डोमेन और इसके डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वही इस फंक्शन का डोमेन होगा। राइट, तो सबसे पहले आप इसके डोमेन को फाइंड आउट करो, फिर इसके डोमेन को फाइंड आउट करो, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ D1। इसका मतलब ये, तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, व्हेन sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए आपको ना ग्राफ का हेल्प लेना होगा। तो देखिए ये हो गया 0, यहाँ पर π/2, और फिर हो गया पाई, 3π/2, फिर हो गया 2π, ऐसे ही आगे जाएगा। और इधर आपका -π/2, यहाँ पर -π, -3π/2, -2π, ऐसे ही ये ∞, और इधर आपका +∞। अब साइन का ग्राफ को आप देखो तो ये इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है, ऐसे आगे जाएगा, और फिर यहाँ पर भी ये इस तरह से। यहाँ पर sin x का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से, इसका मतलब 0 से बड़ा होने का मतलब ऊपर वाला पार्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला ऊपर है, मतलब यहाँ पर sin x जो है वो बड़ा या बराबर है किससे, 0 से। यहाँ पर फिर छोटा हो जाएगा, फिर इसके आगे फिर ये बड़ा हो जाएगा, ऊपर है तो। फिर यहाँ भी देखो ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा, कहाँ पर, डोमेन में, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे। अब देखिए इसका डोमेन हम इवेल्यूट करेंगे D2, जिसको हम नाम दिए हैं। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो साइन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर है 16 - x², तो 16 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। ये तो बड़ा होना ही होगा, किससे, 0 से, अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं होगा। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 16। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा कहाँ से कहाँ, -4 से +4। तो इसका जो डोमेन होगा वो -4 से +4 के बीच होगा। ये d2 का वैल्यू -4 से +4। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं वो देखो। तो जो पाई है इसका वैल्यू अप्रोक्स 3.17 ऐसे ही है ना, पाई का जो वैल्यू होता है वो। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पाई है तो ये 3.17, तो ये जो आपका 4 है वो थोड़ा सा आगे मतलब यहाँ पर मान के चलिए ये जो वैल्यू है ये आपका 4 है, ये वाला, ठीक है। ये जो 4 है वो यहाँ आ गया और -4 कहाँ आएगा, तो देखिए -पाई मतलब -3.17, तो उससे थोड़ा सा पीछे मतलब ये वाला पार्ट आप क्या समझ सकते हो, -4, यानी कि ये आपका हो गया -4 और ये हो गया 4। तो इसके बीच में ही मेरा रिक्वायर्ड डोमेन होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में मैं इधर से शुरू करता हूं, तो ये तो नीचे है, नीचे वाला पार्ट तो ये बोलता नहीं है। तो कॉमन पार्ट की बात करो, अगर इस जोन में कॉमन पार्ट की मैं बात करूं तो ये वाला एरिया है, ये वाला देखिए यहीं तक, क्योंकि नीचे नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों में ये कॉमन मिला, ठीक है। अब लेफ्ट में आइए, तो लेफ्ट में ये तो नेगेटिव है, नीचे है मतलब नेगेटिव है, sin x शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट, लेकिन इसके अंदर इधर ही, तो फिर ये वाला पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लेफ्ट वाला हिस्सा में हमको क्या मिला, -4 से लेके -पाई, ये देखिए। और राइट वाला हिस्सा में क्या मिला, 0 से लेके पाई, 0 से पाई, ये मिला। अब इसका क्या यूनियन, क्योंकि दोनों पार्ट को तो हमको लेना है ना, ठीक है। तो इस तरह से इस फंक्शन का जो आपका डोमेन होगा वो ये वाला पार्ट, यानी कि -4 से -पाई यूनियन 0 से पाई। Let us see the solution of next question, that is question number 9, right? Here also we have to determine the domain of this function, और यहाँ पर प्लस है, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी रहे, हमको इस पार्ट का डोमेन चाहिए, फिर इस पार्ट का डोमेन चाहिए, और दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वही इस फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक। सबसे पहले मैं इस पार्ट का डोमेन निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब sin x -1 शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी होने का मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहां से देखो sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और अभी मैं थोड़ा देर पहले काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर sin x इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 4n+1 π/2 where n बिलोंग्स टू क्या, i। ये कहाँ से आया, तो अगर आप भूल गए हैं तो देखिए 11th क्लास का ये फॉर्मूला होता है कि अगर sin थीटा इक्वल टू 1 होता है तो थीटा इज इक्वल टू 4n+1 π/2 where n बिलोंग्स टू i, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इस पार्ट का जो सेकेंड पार्ट है उसका डोमेन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर है √1 - cos² x, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin² x, ये ऐसे। अब देखिए sin² x है तो ये तो नॉन नेगेटिव है ही, x का कोई भी वैल्यू आप पुट करो तो ये जो sin² x है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। तो इस पार्ट का जो डोमेन होगा वो आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दैट इज r हुआ। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो रिक्वायर्ड डोमेन होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स, और यहाँ तो ऑल रियल नंबर्स है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डोमेन विल बी r माइनस दिस ऑल, दैट इज 4n+1 π/2 n belongs to i. So the correct option is option A, r minus 4n+1 π/2 n belongs to i. Now let us see the solution of last question of this video, that is question number 10. Okay, और इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² अपन 1 - x। साइन के अंदर कुछ भी रहे, ठीक है ना, जैसे मान लो साइन थीटा, तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होता है, यानी ये फंक्शन डिफाइंड होगा जब ये अंदर वाला कोई भी एक रियल होगा, जैसे x या थीटा अगर रियल नंबर है तो साइन थीटा डिफाइंड है, सिंपल, ठीक है।
तो ये पूरा रियल होना चाहिए, मतलब ये अंदर वाला पूरा डिफाइंड होना चाहिए। अब किसी को भी ये बात पता है कि log ऑफ x विथ बेस e कब डिफाइंड होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ओवरऑल ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए, नॉट इक्वल, इक्वल लगाना नहीं है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कब ग्रेटर देन 0 होगा, व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ 4 minus x square is greater than 0 and 1 minus x is greater than 0. Okay, this is 4 is greater than x square and 1 is greater than x. चलो इसको टर्न करो तो x square is less than 4 and x is less than 1. अगर आप ये दोनों का नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, 0 1 2 -1 -2, यहाँ -3 और इधर क्या 3। तो देखो ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है केवल इसी के लिए वैलिड है, -2 से +2। इसके आगे अगर तुम जाओ या पीछे आओ तो ये देखो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे मान लो 3 ले लो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या 4 से छोटा है, नहीं। इसका मतलब इधर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इधर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ से अगर मैं लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ -2 से बड़ा होगा x और छोटा होगा किससे, 2 से। देखो ना, ये है फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट तो साफ ही लिखा हुआ है, यहाँ देखो x अगर ये 0 ये 1 ये क्या 2, तो यहाँ से पीछे, अब पीछे ऐसे चलते जाएगा। अब दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन का जब बात करोगे तो क्या होगा, वो होगा क्या 0 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3। तो -2 से बड़ा मतलब यहाँ से आगे और यहाँ से पीछे, ये पार्ट 1 ये बोलता है और ये बोलता है x इज लेस देन 1, मतलब यहाँ से पीछे। इस तरह से जो कॉमन रीजन होगा वो ये वाला पार्ट होगा, राइट। यही वाला पार्ट क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये और ये जब दोनों को एक साथ लिखोगे तो -2 से x बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा किससे, 1 से। दैट इज यहाँ जो डोमेन होगा फंक्शन का वो हो जाएगा -2 to 1। दैट इज व्हाट द ऑप्शन डी इज करेक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो क्वेश्चंस है आपको नॉर्मली किसी बुक में जल्दी एक साथ मिलेंगे नहीं। ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं और बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन होता है, राइट। और अगर आप कभी भी प्रिपरेशन करोगे तो देखिए ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शंस का डोमेन, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डोमेन, ठीक है, सबको अलग अलग पैटर्न से करके पढ़ना पड़ेगा। एक साथ पढ़ोगे तो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंक्रीट नहीं हो पाएगा।